तो साथियों नमस्कार, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब हमने हिंदी और पर्यावरण की क्लासेस भी शुरू कर दी हैं, उनके भी मोस्ट 50 MCQs हम अब इस YouTube चैनल पर डाल रहे हैं और उसके वीडियो आप तक पहुंच भी रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हिंदी का हमारा दूसरा वाला वीडियो है, जिसमें हमारा हिंदी पेडोलॉजी है और हिंदी पेडोलॉजी का जो सेकंड वाला चैप्टर है उसका नाम है भाषा शिक्षा के सिद्धांत। भाषा शिक्षा के सिद्धांत के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सब इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अपने शिक्षक साथियों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हम अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी क्लास। आगे बढ़ेंगे, पहला प्रश्न की हम बात करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। भाषा सिखाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। केवल व्याकरण याद करवाना, भाषा के माध्यम से प्रभावी संप्रेषण विकसित करना, केवल लिखना सिखाना या केवल शब्द याद करवाना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा के माध्यम से प्रभावी संप्रेषण विकसित करना। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। केवल पाठ्यपुस्तक की तो गलत हो जाएगा, केवल शिक्षक की तो गलत हो जाएगा, केवल परीक्षा की गलत हो जाएगा। सही उत्तर होगा भाषा के प्रयोग और वातावरण की। अगला प्रश्न है तीसरा हमारे पास, भाषा शिक्षण का सबसे स्वाभाविक क्रम क्या है। तो लिखना सबसे पहले क्या लिखना सिखाते हैं, तो नहीं, लिखना पहले नहीं सिखाते हैं। तो उसके बाद में सबसे पहले क्या सुनना सिखाते हैं, तो हाँ ये सही हो सकता है। फिर बोलना सीखता है बच्चा, हाँ, फिर पढ़ना सीखता है और फिर लिखना सीखता है। इसको बोलते हैं शुभ पल्ली। शुभ पल्ली, ये इसकी ट्रिक है याद करने की, शुभ पल्ली। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो ये वाला क्रम हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, भाषा अर्जन मुख्यतः किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। जो भाषा अर्जन है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। क्या परीक्षा के द्वारा होता है, रटने से होता है, व्याकरण से होता है। तो तीनों गलत। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर का। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा शिक्षण में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का मतलब क्या है। बाल केंद्रित से क्या मतलब है, बालक जिसके केंद्र में हो, मतलब जिसमें महत्वपूर्ण बालक हो, ना कि शिक्षक। शिक्षक ही सब कुछ बताएं तो ये तो शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। केवल पुस्तक पढ़ना, ये पुस्तक केंद्रित हो जाएगा। गृह कार्य देना, ये भी गलत हो जाएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की आवश्यकता और रुचियों को महत्व देना। बच्चे की आवश्यकता और रुचियों को महत्व देना। अगला प्रश्न नंबर 6, भाषा शिक्षण में मातृभाषा का प्रयोग। हम भाषा सिखा रहे हैं तो बच्चों को उसकी मातृभाषा में सिखाएंगे तो क्या हमेशा हानिकारक होता है, तो गलत। सीखने में सहायक हो सकता है, ये सही हो सकता है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत। और केवल परीक्षा में होना चाहिए, तो ये भी गलत। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा जो शिक्षण है वो मातृभाषा का जो प्रयोग होता है भाषा शिक्षण में, वो सीखने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन से हैं। तो वो होते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 4 प्रमुख कौशल। इसमें दौड़ना आ गया तो ये गलत हो गया, इसमें खेलना आ गया तो ये गलत हो गया, और इसमें भी दौड़ना और खेलना दोनों आ गए तो ये गलत हो गया। मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा के 4 प्रमुख कौशल हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, श्रवण कौशल का मतलब होता है सुनना। श्रवण कौशल का मतलब क्या होता है, सुनना। और लिखना अलग हो गया, पढ़ना अलग हो गया, और चित्र बनाना अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, मौखिक भाषा कौशल विकसित करने में सबसे उपयोगी गतिविधि कौन सी है। मौखिक भाषा कौशल, संवाद और चर्चा, नकल लिखना, पाठ याद करना या परीक्षा देना। तो सही उत्तर हो जाएगा संवाद और चर्चा। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर का, भाषा शिक्षण में कहानी सुनाना किस कौशल को विकसित करता है। जो कहानी अगर हम बच्चे को सुनाते हैं तो वो कौन सा कौशल हमारा विकसित करता है, तो करता है हमारा श्रवण और भाषिक अभिव्यक्ति को। मतलब बच्चा इसमें सुनना भी सीखेगा और उस कहानी को सुनकर उसको बोलना भी सीखेगा। केवल लिखने वाला गलत, गणितीय कौशल गलत और शारीरिक कौशल भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में अनुकरण का क्या महत्व है। अनुकरण, क्या अनुकरण का कोई महत्व नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। प्रारंभिक भाषा विकास में महत्वपूर्ण है, केवल वयस्कों के लिए उपयोगी है, ये भी गलत होगा। और केवल लेखन में उपयोगी है, ये भी गलत होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण है। यानी कि बच्चा पहले क्या करता है, हमारा अनुकरण कर करके सीखता है। हम जैसा बोलते हैं वैसा ही वो बोलना सीखता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर का, व्याकरण शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या है। नियमों को रटवाना, भाषा के संदर्भ में व्याकरण का प्रयोग करना, केवल परिभाषा याद करना या केवल कठिन अभ्यास करवाना। तो नियमों को रटवाना तो गलत हो जाएगा,
परिभाषा याद करवाना गलत हो जाएगा, कठिन अभ्यास भी गलत हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा भाषा के संदर्भ में व्याकरण का प्रयोग करवाना। जैसी भाषा है उसके संदर्भ में कि यहाँ पे कौन सा व्याकरण यूज़ होगा, इस तरह उनको प्रयोग करवा करवा के हम सिखाएंगे तो बच्चा धीरे धीरे सीखने लगेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर का। भाषा शिक्षण के संदर्भ, भाषा शिक्षण में संदर्भ का अर्थ क्या है? संदर्भ का अर्थ होता है भाषा की वास्तविक परिस्थितियों को समझाना, भाषा को वास्तविक परिस्थितियों में समझाना, ये होता है संदर्भ का मतलब। अगला प्रश्न है पठन कौशल का विकास करने के लिए क्या आवश्यक है? अर्थपूर्ण पाठ उपलब्ध करवाना, केवल वर्णमाला रटवाना, केवल कठिन शब्द याद करवाना या केवल लिखवाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थपूर्ण पाठ उपलब्ध करवाना, अर्थपूर्ण पाठ उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर का। भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग सीखने को रोचक बनाता है, बाधा डालता है, अनावश्यक है या केवल परीक्षा के लिए? तो बाधा भी नहीं डालता है, अनावश्यक भी नहीं है, परीक्षा के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने को रोचक बनाता है। अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर का। भाषा शिक्षण में सक्रिय सहभागिता का अर्थ क्या है? सक्रिय सहभागिता का मतलब होता है विद्यार्थी केवल सुने तो गलत, केवल शिक्षक बोले तो गलत, विद्यार्थी चुप रहे तो गलत। विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले, ये होता है सक्रिय सहभागिता का अर्थ, कि बच्चा उसमें इन्वॉल्व रहे। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में खेलों का प्रयोग क्यों किया जाता है? खेल का प्रयोग क्यों करते हैं? तो सीखने को आनंददायक और प्रभावी बनाने के लिए, ना कि समय बिताने के लिए, पढ़ाई रोकने के लिए और परीक्षा से बचने के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 18 नंबर का। 18 नंबर का प्रश्न है भाषा में शब्द भंडार बढ़ाने का अच्छा तरीका क्या है? नियमित पठन और बातचीत, केवल शब्द रटाना, केवल परीक्षा देना, केवल शब्दकोश याद कराना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियमित पठन एवं बातचीत। अगला प्रश्न है 19 नंबर का। भाषा शिक्षण में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? बच्चे को डराना तो गलत, सोचने एवं अभिव्यक्ति के अवसर देना, तो यही सही हो जाएगा। केवल अंक देना और कक्षा शांत रखना दोनों गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर का। भाषा सीखने में वातावरण का प्रभाव महत्वपूर्ण है, बिल्कुल नहीं है, केवल लेखन पर होता है, केवल परीक्षा पर होता है। तो ये भी तीनों गलत हो जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा भाषा सीखने में वातावरण का जो प्रभाव है बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 21 नंबर का हमारा। भाषा शिक्षण में समूह कार्य से क्या विकसित होता है? संप्रेषण और सहयोग, लिखावट, स्मृति या अनुशासन। तो केवल वाले तीनों गलत हो जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रेषण एवं सहयोग। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर का। भाषा की कक्षा में बच्चों की गलतियों को शिक्षक को क्या करना चाहिए? दंडित करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए या फिर पूरी कक्षा के सामने उसको अपमानित करना चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानना चाहिए। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में सुधारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सीखने की कठिनाइयों को दूर करना, बच्चों को केवल होमवर्क देना, अगला है केवल परीक्षा लेना या फिर केवल तेज बच्चों को पढ़ाना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सीखने की कठिनाइयों को दूर करना। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर का। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? केवल वार्षिक परीक्षा के रूप में, निरंतर और बहुआयामी, केवल मौखिक या केवल लिखित? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंतर और बहुआयामी। अगला प्रश्न है हमारा 25 नंबर का कि भाषा सीखने में बातचीत का मुख्य लाभ क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति का विकास, केवल लिखावट सुधारना, केवल व्याकरण याद करवाना, केवल परीक्षा की तैयारी करवाना। तो केवल वाले तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास। अगला प्रश्न है हमारा, अब हमारे 25 प्रश्न कंप्लीट हो गए, अब 26 से 50 तक चलेंगे हम। भाषा शिक्षण में संप्रेषण दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केवल व्याकरण याद करवाना, तो ये तो गलत हो जाएगा। केवल पाठ याद करवाना, ये भी गलत हो जाएगा। केवल लिखित परीक्षा, ये भी गलत। वास्तविक परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग करवाना, संप्रेषण का मतलब ये होता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का। भाषा शिक्षण में सुनने के कौशल के विकास के लिए क्या उपयोगी है? कहानी एवं ऑडियो सुनाना, केवल नकल करवाना, केवल लिखवाना या केवल चित्र बनाना? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी और ऑडियो सुनाना। अगला प्रश्न 28 नंबर का। लेखन कौशल का विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? नियमित लेखन अभ्यास, केवल लिखित परीक्षा, केवल अक्षर रटना या केवल पाठ याद करना? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियमित लेखन और अभ्यास या नियमित लेखन अभ्यास। अगला प्रश्न है पढ़ने की क्षमता विकसित करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? विभिन्न प्रकार की सामग्री पढ़ने के अवसर देना चाहिए, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ानी चाहिए, केवल कठिन शब्द पढ़ाने चाहिए, केवल प्रश्नोत्तर याद करवाने चाहिए?
तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न प्रकार की सामग्री पढ़ने के अवसर देना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर का, भाषा शिक्षण में कविता का प्रयोग मुख्यतः किसके विकास में सहायक होता है? भाषा और अभिव्यक्ति, केवल गणना, केवल शारीरिक विकास, केवल अनुशासन। तो ये केवल वाले तीनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर का, भाषा सीखने में बालक की रुचि महत्वपूर्ण है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण है, ना कि महत्वहीन है, ना कि बाधा है, ना कि परीक्षा में जरूरी है। अगला प्रश्न 32 नंबर का, भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है केवल व्याख्याता की, मार्गदर्शक और सहायक की, केवल निरीक्षक परीक्षक की, या केवल अनुशासन अधिकारी की। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्गदर्शक और सहायक की। अगला प्रश्न, भाषा सीखने में करके सीखना किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो ये सक्रिय अधिगम से संबंधित है। सक्रिय अधिगम जिसमें बच्चा करके सीखता है। निष्क्रिय अधिगम गलत हो जाएगा, रटने की विधि गलत हो जाएगा और दंडात्मक विधि भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा की कक्षा में संवाद कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? संप्रेषण कौशल विकसित करना, केवल समय बिताना, केवल व्याकरण याद करना, केवल अनुशासन बनाए रखना। तो ये केवल वाले तीनों गलत हो जाएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रेषण कौशल विकसित करना। अगला प्रश्न, बच्चों में भाषा विकास की गति सभी में समान होती है, व्यक्तिगत रूप से अलग अलग हो सकती है, केवल आयु पर निर्भर करती है, केवल विद्यालय पर निर्भर करती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत रूप से अलग अलग हो सकती है। अगला प्रश्न 36 नंबर का, भाषा शिक्षण में स्थानीय भाषा या बोली का प्रयोग बच्चों के अनुभवों से जोड़ने में सहायक हो सकता है, हमेशा गलत है, सीखने में बाधक है, बिल्कुल निषिद्ध है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के अनुभवों से जोड़ने में सहायक हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर का, भाषा शिक्षण में अभिनय भूमिका अभिनय यानी कि रोल प्ले से क्या विकसित होता है? संप्रेषण कौशल, लिखावट, स्मरण शक्ति या गणितीय कौशल। तो इनमें तीनों में केवल लगा दिया तो ये तो गलत हो ही गए। सही उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर ए, मौखिक संप्रेषण। अगला प्रश्न, भाषा सीखने में पुनर्वलन का क्या उद्देश्य है? उचित भाषा व्यवहार को प्रोत्साहित करना, बच्चे को डराना, गलती पर दंड देना या बच्चे को चुप रखना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उचित भाषा व्यवहार को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है हमारा 39 नंबर का, भाषा शिक्षण में रचनात्मक लेखन से क्या मतलब है? कहानी लिखना, केवल नकल करना, केवल शब्द लिखना, केवल परिभाषा लिखना। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कहानी लिखना। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में पुस्तकालय का प्रयोग पठन की आदत विकसित करता है, केवल मनोरंजन के लिए, अनावश्यक है, केवल शिक्षक के लिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, पठन की आदत को विकसित करता है। अगला प्रश्न है हमारा 41 नंबर का, भाषा सीखने में बालक की सक्रिय भागीदारी से अधिगम अधिक प्रभावी होता है, अधिगम रुक जाता है, या केवल परीक्षा आसान होती है, या कोई प्रभाव नहीं होता है। तो सबसे पहला वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा कि जो अधिगम है वो अधिक प्रभावी होता है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में कहानी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये आएगा इसका कल्पना, शब्द भंडार, समझ विकसित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। केवल मनोरंजन के लिए गलत, केवल समय बिताने के लिए गलत और केवल परीक्षा के लिए गलत। अगला प्रश्न 43 नंबर का, भाषा शिक्षण में श्रुतलेख मुख्यतः किस कौशल में सहायक है? श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना। तो ये किसके विकास में सहायक है? सुनना और लिखना, बोलना और खेलना, केवल पढ़ना, केवल अभिनय। तो पहले तो ये दो काट दो, केवल केवल वाले। अब बोलना और खेलना इसमें गलत हो गया, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सुनना और लिखना। ये श्रुतलेख मुख्यतः इस कौशल में सहायक है, सुनना और लिखना कौशल में। अगला प्रश्न 44 नंबर का, भाषा शिक्षण में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब तो है बच्चों की सीखने की क्षमता और गति अलग अलग हो सकती है, यानी कि बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सभी बच्चे एक जैसा सीखते हैं, ये गलत हो जाएगा। केवल कमज़ोर बच्चे अलग होते हैं, केवल प्रतिभाशाली बच्चे अलग होते हैं, ये सब गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर का, भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सीखने को सरल और रोचक बनाने के लिए, शिक्षक का काम खत्म करने के लिए, केवल परीक्षा के लिए, या केवल सजावट के लिए। तो ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, सीखने को सरल और रोचक बनने के लिए। अगला प्रश्न है 46 नंबर का, भाषा शिक्षण में त्रुटि को क्या माना जाना चाहिए? गलती को मानना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा, ना कि अपराध, ना कि अनुशासनहीनता, ना कि बुद्धि की कमी का प्रमाण। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में खुले प्रश्नों से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है, केवल एक उत्तर याद होता है, भाषा विकास रुकता है, या केवल शिक्षक बोलता है।
तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। अगला प्रश्न 48 नंबर का, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक को एकमात्र साधन मानना चाहिए, उनके शिक्षण संसाधनों में से एक मानना चाहिए, बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए, गलत, केवल परीक्षा के समय प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें होगा एकमात्र साधन मानना चाहिए या अनेक शिक्षण संस्थानों में से अनेक शिक्षण संसाधनों में से एक मानना चाहिए। तो ये उत्तर सही हो जाएगा, अनेक शिक्षण संसाधनों में से एक संसाधन मानना चाहिए पुस्तक को। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी अधिगम तब होता है, ये केवल नियम रटता है, केवल सुनता है, केवल परीक्षा, गलत हो जाएगा। बच्चा भाषा का वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा आखिरी, अंतिम लक्ष्य क्या है? भाषा शिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो प्रभावी सार्थक और स्वतंत्र संप्रेषण क्षमता को विकसित करना, यह है भाषा शिक्षण का उद्देश्य या अंतिम लक्ष्य, ना कि केवल व्याकरण याद करना, अंक प्राप्त करना, याद करना। तो ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 MCQs थे काई के, हिंदी पेडोलॉजी के। किसके? हिंदी पेडोलॉजी के। अब इसके बाद जैसे 7 बजे से 20-25 मिनट की ये क्लास है, तो 7:30 तक भी अगर ये क्लास ख़त्म होती है, 8 बजे से फिर आपको पर्यावरण की क्लास चालू हो जाएगी। तो आप हमसे जुड़ जाइए, तो आपको हम रोज़ ऐसे 50-50 क्वेश्चन करेंगे, तो परीक्षा तक हम कम से कम 1000-2000 प्रश्न हर टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट है वो कर लेंगे। तो अभी ये शाम को 7 बजे ये क्लास आपकी चल रही है, उसके बाद में अभी 8 बजे आपकी EVS की क्लास चालू हो जाएगी। तो रोज़ यहाँ पर 3 क्लास हो रही है। एक क्लास सुबह 7 बजे होती है जो कि बाल विकास की है, और उसके बाद में शाम को 7 बजे जो कि हिंदी पेडोलॉजी की है। हिंदी पेडोलॉजी के टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हिंदी व्याकरण शुरू करेंगे। उसके बाद में एक 8 बजे क्लास होगी आपकी जो कि EVS के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन रहेंगे। आज जो EVS की क्लास होने वाली है 8 बजे रात को, उसमें भी हम क्या करेंगे कि कल हमारा टॉपिक जो था हमारा परिवार और हमारा मित्र, उसके छूटे हुए जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने अंत तक ये वीडियो देखा है तो अपने किसी साथी को शेयर कीजिए ताकि उसकी मदद हो सके और वो भी परीक्षा में ऐसे प्रश्न अगर आए तो उनको देखकर कर सकें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।